पीओके की मोदी से पुकार पर खबरदार पाकिस्तान की खबर आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर की रट लगाता रहता है। उसके प्रधानमंत्री हो, पाकिस्तानी आर्मी चीफ हो, पाकिस्तानी विदेश मंत्री हो या फिर वहां का कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी हो, हर जगह दिखता यही है कि किस तरीके से वो कश्मीर कश्मीर की रट लगाते हुए भारत में सबको भड़काने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन असलियत यह है कि जब ये रेल ब्रिज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के इलाके को देने जा रहे हैं, जम्मू से कश्मीर को जोड़ते हुए उस रेल ब्रिज को, जो कि एक इंजीनियरिंग मार्वल है, तब पाकिस्तान ने पीओके के बजट में जो बड़ी कटौती की है, उसको लेकर जवाब पीओके की जनता को जरूर देना होगा। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, भारत का वो हिस्सा जिसका जिक्र पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है। लेकिन सवाल है क्यों? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं, आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। आखिर पीओके बिना जंग लड़े कैसे वापस लौटेगा, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, जिसका जवाब चिनाब रेल ब्रिज जैसा विकास है, जिसने पीओके के लोगों को बेचैन कर दिया है। वो देख रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में विकास से खुशहाली बढ़ती जा रही है। वहीं पीओके में सिवाय मुश्किलों के कुछ और नहीं। इसीलिए पीओके के लोग खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं और पाकिस्तान की नाइंसाफी, उसके कब्जे के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मजबूर कर दे रही है। तो पीओके में पाकिस्तानी कब्जे के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। पीओके के पानी, बिजली और रियासत को लूटने का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है और इस लूट को पीओके के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नामंजूर कर दिया। दरअसल पाकिस्तान ने पीओके को दोनों हाथों से लूटा है और फिर खैरात पाने के लिए उसे चीन के हवाले कर दिया। लेकिन इस लूट के खिलाफ अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए इसे बदलना चाहते हैं, खुद मुख्तारी यानी आजादी चाहते हैं। आजादी मांग रहे पीओके के लोगों के दिन आजकल सड़क पर गुजरते हैं। उन्होंने ताजा विरोध काराकोरम हाईवे को जाम करके जताया, जो पाकिस्तान को चीन से जोड़ता है। यहाँ गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने शहबाज शरीफ सरकार की नीतियों के खिलाफ मांगे पूरी न होने तक अनिश्चित काल के लिए हाईवे को जाम करने का ऐलान किया है। इस प्रदर्शन में हुंजा, गिलगित और आसपास के दूसरे शहरों के व्यापारी समेत तमाम लोग शामिल हुए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की उपेक्षा का ही नतीजा है। रह रहकर विरोध प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ताजा विरोध प्रदर्शन गिलगित बाल्टिस्तान में एक प्रस्तावित विधेयक को लेकर है, जिससे पीओके की जमीन और खनिज पर पाकिस्तान और चीन का कब्जा मजबूत होगा। लंबे समय तक बिजली कटौती को बढ़ावा मिलेगा और इसी कारण पीओके के लोगों के सब्र का बांध टूट गया है और वहां के लोग अपनी भूमि पर अवैध कब्जे को नामंजूर करार दे रहे हैं। लेकिन इस विरोध को भी पाकिस्तान ने नजरअंदाज कर दिया और पीओके के लोगों के पेट पर एक और जोरदार लात मारी है। पाकिस्तानी सरकार ने पीओके के लिए बजट में 16% की कटौती कर दी है, जो 75 बिलियन पाकिस्तानी रुपए से घटकर 63 बिलियन हो गया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने कहा है कि कम आवंटन से ये क्षेत्र विकलांग हो जाएगा। वहीं पाकिस्तान ने सीपेक से जुड़े डायमर भाषा बांध के साथ साथ हैदराबाद सक्खर मोटरवे के लिए बढ़ा दिया है। यानी पीओके का पैसा काटकर चीन के ऊपर लौटाया जा रहा है। एक तरह से पाकिस्तान ने पीओके को मरने के लिए छोड़ दिया, जहां न रोटी है न किसी तरह की कोई आजादी। पीओके के हालात बद से बदतर होने तय हैं, क्योंकि पाकिस्तान का सारा ध्यान सिर्फ
वहां के संसाधन लूटने पर है। वहीं इस दौरान कश्मीर में विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है, जहां पहली बार ट्रेन पहुंचने जा रही है। माल जो फ्रेश जिस तरह हम पेड़ों से उतारेंगे वैसे ही हमारे हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में पहुंच जाएगा वो माल। तो ये एक खुश आइंदा कदम है, हम इसको दिल से शुक्रिया करते हैं मोदी जी का। तो रेल के जुड़ने से हमें बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे, चाहे व्यापारी हो उसका मसला भी हल हो जाएगा, हम ग्रोवर है हमारा मसला भी हल हो जाएगा। कश्मीर में रेल विकास और खुशहाली का नया रास्ता खोलेगी। वहीं पीओके में पाकिस्तान की लूट और तेज होगी, जिसका पीओके में विरोध बड़ा और तीखा होना तय है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सेना के बजट को बढ़ाने की खबर आई थी। अब चीन से जुड़ी योजनाओं का बजट बढ़ा दिया गया है। असल में भारत की अगली कार्रवाई की संभावना से ही पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तान को डर है कि भारत कभी भी उसका पानी रोक सकता है। यह डर इतना बड़ा है कि पाकिस्तान अब इससे निपटने की तैयारी में जुट गया है और इसकी गाज सबसे पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके पर गिरी। अब बजट से मिली रकम को पाकिस्तान बांध बनाने पर खर्च करेगा ताकि भारत के सिंधु जल समझौते के दांव को कमजोर किया जा सके। पाकिस्तान सिंधु पर बन रहे बांध को बनाने के काम में तेजी लाना चाहता है ताकि भारत अगर सिंधु नदी का रुख मोड़े तो पाकिस्तान को परेशानी न हो। पीओके के बजट का पैसा वहां जो डायमर बांध पर खर्च होगा, यानी पैसा पीओके का और मौज करेगा पाकिस्तान। वाकई में बड़ी नाइंसाफी। पाकिस्तान खुद अपनी पोल खोल रहा है। जिस कश्मीर के नाम पर वो आतंक फैलाता है उसकी हकीकत हमने आपको दिखा दी, लेकिन दुनिया और खासकर अमेरिका की आंखों पर मानो पट्टी लगी हुई है, पर्दा पड़ा हुआ है। अमेरिका की वजह से ही पाकिस्तान के आतंकी खुलेआम आज घूम रहे हैं। आतंकियों के हौसले बढ़ाने में चीन का भी रोल बहुत बड़ा है। चीन मसूद अजहर को यूएन में बचाता है। बड़े देशों की बदौलत ही पाकिस्तान में आतंक का धंधा फल फूल रहा है और हाफिज सईद जैसे आतंकवादी खुद को अमन बढ़ाने वाला बताते हैं, जबकि उनकी हकीकत सबके सामने है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेहरबानियां हैं पाकिस्तान पर और वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ताजा मामला 12 देशों के लोगों के अमेरिका आने पर पूरी तरह से रोक का है। ट्रंप ने 12 देशों के लोगों को विदेशी आतंकवादी बताते हुए अमेरिका की सुरक्षा और लोगों की जान की हिफाजत के लिए अपने इस फैसले को जरूरी बताते हुए बैन 9 जून से लागू कर रहा है। इसके अलावा 7 देशों के नागरिकों पर आंशिक रोक भी लगाई गई है। जिन देशों पर पूरी पाबंदी लगाई गई है उनमें अफगानिस्तान है, ईरान है, इस तरह के सारे ये देश हैं जो हम आपके सामने दिखा रहे हैं। ये सारे देश आप देखेंगे, लेकिन जहां पर आतंक सबसे बड़े रूप में पनाह लेता है उस देश का नामो निशान नहीं है। इस तरह ट्रंप ने इन देशों के 40 करोड़ लोगों को एक तरह से आतंकवादी देश का नागरिक बताते हुए प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि सबसे बड़े आतंकी देश पाकिस्तान को छोड़ दिया है। आखिर इस मेहरबानी की वजह क्या है? इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि जो पाकिस्तान दुनिया में आतंक का एक्सपोर्टर है, पड़ोसी देशों में आतंक फैलाने का मुजरिम है, जो आतंकवादियों को शरण देता है, उसका प्रधानमंत्री कहे कि पाकिस्तान ने हमेशा शांति, विकास और समृद्धि की बात कही है। सवाल है कि पाकिस्तान को ऐसा सफेद झूठ बोलने की हिम्मत कहां से आती है? इस सवाल का जवाब है चीन और अमेरिका। ये डोनाल्ड ट्रंप ही हैं जिनकी बदौलत हाफिज सईद यूएन का इनामी आतंकवादी होकर भी पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है। ये शी जिनपिंग ही हैं जिनकी बदौलत यूएन में पाकिस्तान मसूद अजहर को कार्रवाई से बचा ले जाता है। आतंकवाद पर इसी दोहरे चरित्र से हाफिज और मसूद जैसे आतंकवादी उनके आका ये कहने की हिम्मत कर पाते हैं कि वो तो शांति के पुजारी हैं। पाकिस्तान ये सफेद झूठ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बोल पा रहा है, जो आजकल पूरे पाकिस्तान के नए माई बाप बन गए। वैसे तो पाकिस्तान चीन की कॉलोनी है, लेकिन चापलूसी और चिकनी चुपड़ी बातें करके वो अमेरिका को भी फुसलाकर उससे फायदा लूटता है। ऑपरेशन सिंदूर इस बात की मिसाल है
जिसने पाकिस्तान की गीदड़ भक्तियों को खोखला साबित कर दिया। लेकिन ट्रंप ने ऐन वक्त में पाकिस्तान को ऑक्सीजन दे दी। इसलिए शहबाज शरीफ आजकल उनकी तारीफ करते नहीं थकते। शहबाज यही नहीं रुकते, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर में शांति लाने वाला बता दिया। शहबाज जानते हैं कि ट्रंप सीज फायर का जबरदस्ती श्रेय लेना चाहते हैं, इसीलिए वो लगातार जहां भी जाते हैं ट्रंप की तारीफ शुरू कर देते हैं, जबकि भारत उनके दावे को बार बार नकार के सच बताता है। लेकिन ट्रंप मानने को राजी नहीं। सवाल है कि पाकिस्तान पर ट्रंप के सुर कैसे बदले, तो इसका पहला जवाब उन्हीं के मंत्री ने दिया। तो भारत से अमेरिकी नाराजगी की वजह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है, जिसने अमेरिकी ऐतराज के बावजूद रूस से दोस्ती नहीं तोड़ी। अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए रूस से S-400 हथियार और तेल खरीदा। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की तीखी आलोचना नहीं की। इस तरह हर किसी पर हावी होने की प्रवृत्ति रखने वाले ट्रंप को भारत की स्वतंत्र विदेश नीति बर्दाश्त नहीं हो रही। पाकिस्तान को ये बात पता थी, इसलिए उसकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार ताजपोशी के बाद उन्होंने अपने पाले में लाने के लिए एक रणनीति पर काम किया, जिसका खुलासा पाकिस्तान के बड़े पत्रकार नजम सेठी करते हैं। तो ट्रंप को साधने के लिए पाकिस्तान ने दो बड़े काम किए। 4-5 लॉबिंग फर्म से करार करके उन्हें डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान को लेकर नीति प्रभावित करने का ठेका दिया। और दूसरा बड़ा काम, डोनाल्ड ट्रंप के विशेष सलाहकार स्टीव विटकॉफ के बेटे जैक विटकॉफ से करीबी बढ़ाई और उनकी क्रिप्टो कंपनी के साथ पीसीसी की डील करवाई। गौर करने वाली बात है कि पीसीसी के मालिक बिलाल साकिब, जो शहबाज शरीफ के विशेष सलाहकार हैं, जिनके जरिए पाकिस्तान की सेना ने ट्रंप की 60% हिस्सेदारी क्रिप्टो कंपनी के साथ डील साइन की है। यानी डीलर ट्रंप के जरिए लीडर ट्रंप को साधा गया। पैसे की वजह से ट्रंप का पाकिस्तान पर सुर बदला। पाकिस्तान को लगता है कि लालच के जरिए वो ट्रंप को आगे भी साध लेगा, लेकिन ट्रंप की कंपनी के साथ हुई इस डील की अमेरिका में जांच शुरू हो चुकी है। अमेरिका को एहसास हो गया है कि पाकिस्तान जैसे धोखेबाज देश के लिए भारत जैसी महाशक्ति को अमेरिका हल्के में नहीं ले सकता। डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करके भले ही पाकिस्तान को लग रहा हो कि वो अपनी हार को छुपाने में कामयाब हो गया है, लेकिन हकीकत सामने आ ही जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के रहीम खान एयरबेस पर ब्रह्मोस से हमला किया था। इतने दिन बीत जाने के बावजूद पाकिस्तान वहां हुए नुकसान को ठीक नहीं कर सका है और उसने 20 तारीख तक इस एयरबेस को बंद करने का ही ऐलान किया है। इसीलिए हमने कहा कि मुनीर के सपने में अब भी ब्रह्मोस खबरदार कर रही है। पाकिस्तान के एयरबेस, उनके सैन्य ठिकाने हमने कुछ ही मिनट में तबाह कर दिए। ब्रह्मोस मिसाइल की सटीक मार ने पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस के दिल में ऐसा सुराख कर दिया जिसे भरना अब उसके लिए किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं लग रहा। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इसके तहत हुए हमले के बाद एयरबेस की हालत इतनी खराब हो गई कि पाकिस्तान को एक बार फिर उड़ान प्रतिबंध यानी नोटम को 20 जून 2025 तक के लिए बढ़ाना पड़ा। इसकी वजह इस एयरबेस के रनवे पर बना ये विशाल गड्ढा है, जो इस बात का सबूत है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को ब्रह्मोस से कितना गहरा जख्म दिया। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। बड़ी बात यह कि ब्रह्मोस मिसाइल से बुरी तरह से मार खाने वाले पाकिस्तान ने इस पर खुलकर प्रचार किया। उसके प्रधानमंत्री ने सारी दुनिया को बताया कि उनके हमला करने से पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। दुश्मनों में इसी तरह से खौफ भरने के बाद भारत ने अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 के विकास में तेजी लाने का फैसला किया है। डीआरडीओ के स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन तकनीक में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करने के बाद यह फैसला हुआ है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक ब्रह्मोस 2 के संयुक्त विकास पर भारत और रूस के बीच उच्च स्तरीय चर्चा फिर से शुरू होने वाली है। सूत्रों के अनुसार इस उन्नत मिसाइल को लगभग मैक 8 यानी ध्वनि की गति से 8 गुना की गति और 1500 किलोमीटर की मारक क्षमता हासिल करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का लक्ष्य मैक 6 से अधिक स्पीड हासिल करना है और ये रूस की जिरकॉन मिसाइल एक स्क्रैमजेट संचालित
हाइपरसोनिक मिसाइल और परमाणु क्षमता से प्रेरित होगी। मतलब ये कि पाकिस्तान ने अगर भविष्य में कुछ भी हरकत की तो डबल ताकत वाली ब्रह्मोस से हमला होगा। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस के दिल में हुआ ये सुराख पाकिस्तान की रक्षा तैयारियों की धज्जियां उड़ाने जैसा है। इस एयरबेस का इतने दिनों बाद भी बंद रहना पाकिस्तान में छाए ब्रह्मोस के खौफ को बताता है। ब्रह्मोस की तरह रफाल की ताकत में इजाफा करने के मामले में भारत ने बड़ा कदम उठाया है। रफाल लड़ाकू विमान की मेन बॉडी अब भारत में ही बनेगी। इसके लिए टाटा एडवांस सिस्टम और फ्रांस की दसॉ एविएशन ने एक बड़ा समझौता किया है। पहली बार रफाल विमान का फ्यूजलाज फ्रांस के बाहर बनेगा। माना जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2028 में इस प्लांट से फ्यूजलाज बनना शुरू हो जाएगा। कंपनी का लक्ष्य है कि हर महीने 2 पूरे फ्यूजलाज बनाए जाएं। फ्यूजलाज विमान का मुख्य ढांचा होता है। दसॉ का कहना है कि इस साझेदारी का उद्देश्य भारत को वैश्विक एरोस्पेस सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में मजबूत करना है। तब चीन पाकिस्तान के अगले कदम से पहले ही खबरदार है। पाकिस्तान बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर भारतीय वायुसेना का आज युद्धाभ्यास, जिसमें रफाल, सुखोई और जैगवार जैसे विमान शामिल होंगे। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने पाकिस्तान को J-35A की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। ये दावा पाकिस्तान के पत्रकार नजम सेठी ने किया है। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर में हथियार से लेकर अपने सैटेलाइट से चीन ने पाकिस्तान की भारत के खिलाफ मदद की थी। क्या चीन ने पाकिस्तान को J-35 लड़ाकू विमान उड़ाने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है? J-35A चीन का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान है, जिसे पाकिस्तान को दिए जाने की रिपोर्ट सामने आई है। दावा हुआ कि इस साल अगस्त महीने में चीन पाकिस्तान को इसे सौंपेगा, लेकिन पाकिस्तान की सेना का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कुख्यात पाकिस्तानी पत्रकार नजम सेठी ने इसे लेकर बड़ी बात कही है। दावा किया कि चीन ने पाकिस्तान के पायलट्स को J-35 लड़ाकू विमान उड़ाने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। जानकार कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से गिलगित बाल्टिस्तान का जानबूझकर जिक्र किया गया है। इसके पीछे काफी सोची समझी रणनीति है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद गिलगित बाल्टिस्तान अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से सामरिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। बड़ी बात यह है कि यहाँ चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर पाकिस्तानी पायलट्स को यहीं J-35A की ट्रेनिंग वाकई दी जा रही है, तो ये सीधे तौर पर इस क्षेत्र को संभावित सैन्य संघर्ष क्षेत्र के रूप में तैयार करने की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। गिलगित बाल्टिस्तान भारत के करगिल, सियाचिन और लेह के करीब है, जिससे भारत के खिलाफ ऑपरेशनल योजना तैयार करना आसान होता है। भारत को कश्मीर और लद्दाख के मोर्चे पर एक साथ 2 मोर्चों से घेरने की रणनीति पहले से तैयार की गई है। यानी गिलगित बाल्टिस्तान का जिक्र कर पाकिस्तान भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का प्रोपेगेंडा पहले भी होता रहा, लेकिन भारत ने तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी। और अब आपको खबरदार करती वो खबर जिसे देखकर आज आप पूछेंगे कि क्या सत्ताधारियों का जनता प्रेम केवल चुनाव भर का होता है। सवाल की वजह बेंगलुरु में हुई कल 11 आम लोगों की मौत है, जहां पर भगदड़ मची थी। 4 तस्वीरों में कर्नाटक की सरकार की जनता के लिए संवेदनहीनता का सबूत है। जब बेंगलुरु बारिश से डूबता है, तब सरकार अपने 2 साल की सत्ता का जश्न मनाने में डूबी रहती है। और जब बेंगलुरु में भगदड़ में जनता की सांसें उखड़ती हैं, तब भी कोहली की टीम के IPL जीतने के जश्न में सरकार डूबी रहती है। नतीजा आम लोगों की चीखें सुनाई पड़ती हैं, जहां आज ये खोज कर लाया है कि भगदड़ का असली गुनहगार आखिर कौन है। हिम्मत लगेगी आपको इस खबर को देखने में। दिल टूट जाता है, दिमाग सन्न रह जाता है।
आंखों में गुस्सा तैरने लगता है, आवाज भरभराने लगती है। इस चीत्कार को सुनकर अपने 17 साल के बेटे मनोज को दफनाते परिवार को देखकर शर्म से सरकार को डूब जाना चाहिए। एक पानी पूरी का ठेला लगाने वाले पिता का कंधा टूट गया होगा अपने जवान बेटे का शव उठाकर, जिनका बेटा चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में मार दिया गया। ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಈಗ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಏನ ಮಾಡಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ಏನ್ ವಿವತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗಿರೋದು ಸರ್. ಕ್ರೌಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದು, ಜನಸಂಖ್ಯೆನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದು, ಕ್ರೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದು ಹೋಗೋದು. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮಗನ ಯಾರು ತರ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. जिनको जवाब देना है वो तो मुआवजा बांटने का ऐलान करके सोचते हैं कि आंसुओं का जवाब देने से बच जाएंगे। मुख्यमंत्री जनता को ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं, कहते हैं पता नहीं था कितने लोग आ जाएंगे। The capacity of the stadium is only 35,000 people. Only 35,000 seats are there. But 2 to 3 lakh people have come to participate in the celebration. भगदड़ के वक्त हाथ में कप उठाकर टीम के साथ फोटो खिंचाने वाले डिप्टी सीएम अब आंसू बहाकर सोचते हैं जिम्मेदारी पर उठे सवाल धो देंगे। और कर्नाटक के गृह मंत्री आज तक का सवाल सुनकर बेशर्मी से कन्नी काट जाते हैं। Okay, that's all. इस चुप्पी में 13 साल की देवांशी, 17 साल का शिवलिंगा, 19 साल की सहाना, 19 साल के चिन्मय शेट्टी, 19 साल की चिन्मयी, 20 साल के भौमिक, 20 साल की देवी, 20 साल के श्रवण, 32 साल के पूर्णचंद, 33 साल के मनोज को मार दिए जाने का सच छिपाया जा रहा है। 11 लोगों की मौत बेंगलुरु में बुधवार को इसलिए हुई क्योंकि पुलिस की बात न सरकार ने मानी न आरसीबी प्रबंधन। पुलिस कहती रही अभी मत करो जीत का जश्न, इंतजाम पूरे नहीं। दावा है सरकार और आरसीबी सबको जल्दी थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार उन्होंने ये भी कहा है कि उन लोगों ने रविवार को इसको ऑर्गेनाइज करने को बोला था, मगर गवर्नमेंट और आरसीबी मैनेजमेंट इसको इनकार कर दिया था क्योंकि वो कह रहे थे कि पूरा बहुत ज़्यादा फॉरेन प्लेयर्स है, उनको भी वापस जाना है और बहुत ज़्यादा अदर कमिटमेंट पे दूसरे प्लेयर्स को, इसी वजह से हमको अगले दिन ही करना चाहिए। मगर यहाँ पे पुलिस डिप्लॉयमेंट और अरेंजमेंट कुछ भी प्लेस में नहीं था, इसी वजह से इतना बड़ा ट्रेजेडी बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुआ था। एमआई ने विक्ट्री मार्च किया था 2 दिन के पश्चात, सीएसके ने विक्ट्री मार्च किया था जीतने के 3 दिन के पश्चात। 12 घंटे के अंदर आपने ये पूरा का पूरा आयोजन किया, 12 घंटे के अंदर आपने बाध्य किया विक्ट्री मार्च के लिए। We feel we should next year we should do the celebration. Celebrations happened. Yes, allegations are very valid. Maybe the preparation is not there. This is where would be a valid. विदेशी खिलाड़ी चले जाते अगर जश्न पुलिस के मुताबिक आराम से रविवार तक मना लिया जाता, और दावा इसी जल्दबाजी की वजह से सिद्धारमैया सरकार और आरसीबी प्रबंधन की क्रेडिट लूटने, माहौल बनाने की आपराधिक जल्दबाजी ने मार डाला, वरना जिंदा होती 14 साल की दिव्यांशी, विराट कोहली की फैन, 9वीं क्लास की वो बच्ची जो आरसीबी की जीत के जश्न में अपने विराट को देखने चिन्नास्वामी स्टेडियम अपने परिजन के साथ गई। भगदड़ में दम घुट गया, जो हाथ में फूल लेकर स्टेडियम के बाहर पहुंची, अब उसके शव पर फूल चढ़े हैं। क्योंकि जिस चिन्नास्वामी स्टेडियम में 21 गेट है, वहां सिर्फ टीम, खिलाड़ी, वीआईपी लोगों की चिंता थी। 7 गेट केवल खोले गए। यहाँ पे तकरीबन 21 गेट्स है, मगर 21 गेट्स में तकरीबन 7 से 8 गेट कल ओपन किया गया था, और सूत्रों के अनुसार यहाँ पे 3 लाख से भी ज़्यादा लोग थे, मगर स्टेडियम के अंदर हम खाली 33,000 लोगों को अलाउ कर सकते हैं, और उतना ही सीटिंग अरेंजमेंट्स पे। फिर भी उससे भी 10 गुना ज़्यादा लोग बाहर खड़े हुए थे और वेट कर रहे थे जाने के लिए। आम आदमी चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मरता रहा
और कर्नाटक सरकार के मंत्रियों के बेटे, उनके घर वाले भीतर वीवीआईपी ट्रीटमेंट पाते रहे, क्योंकि इन सब के लिए अलग गेट था। वो गेट जहां पुलिस की सुरक्षा थी, बाकी जनता तो केवल छोड़ दी गई थी भगवान भरोसे। जनता मर रही थी, मंत्रियों के बेटे परिजन वीआईपी गेट से एंट्री पा रहे थे। इस गेट के पास कुछ भी नहीं हुआ था। क्यों कुछ भी नहीं हुआ था? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पुलिस डिप्लॉयमेंट था, मगर दूसरे गेट्स में पुलिस का डिप्लॉयमेंट बहुत कम था और उसी वजह से वहाँ पे स्टैम्पीड हुआ था। यहाँ पे मिनिस्टर्स बच्चों को एस्कॉर्ट करके पुलिस अंदर लेके जाके डायमंड बॉक्स में बिठाते थे। वहाँ पे उनको एसी और खाने का सर्विंग सब कुछ था, मगर आम आदमी को कुछ नहीं था। हम जानते हैं इसके बाद भी किसी जिम्मेदार को उसकी गलती का एहसास नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में भगदड़ में आम लोगों का मर जाना आम बात सरकारें मान चुकी हैं। नेताओं की आंखों का पानी मर चुका है, उनके जमीर के जिंदा होने की उम्मीदें बहुत पहले टूट चुकी हैं। इसके बाद भी किसी की मौत पर कोई सजा पा जाए तो इसकी भी उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि सत्ता के लिए आम आदमी की कीमत केवल चुनाव के चरण तक होती है। नौकरी यानी वो मुद्दा जो देश के हर घर से जुड़ा होता है। हमारे देश में पुलिस सेना की भर्ती के लिए हर घर में युवा तैयारी करते रहते हैं, लेकिन जब उसी भर्ती के नाम पर कोई सीधे मुख्यमंत्री तक की तस्वीर लगाकर भ्रष्टाचार करने लगे, खुद ही फर्जी सैन्य भर्ती ट्रेनिंग सेंटर चलाने लगे, तो खबरदार हो जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से ऐसा ही नटवर लाल पकड़ा गया है जिसने 6 राज्यों के नौजवानों से भर्ती के नाम पर 18 करोड़ रुपए ठग लिए। कौन है जो योगी आदित्यनाथ के नाम पर धोखा देने लगा? कौन है जो मुख्यमंत्री की फोटो से खिलवाड़ कर ठगने लगा? कौन है जिसने योगी की फोटो से छेड़छाड़ करके ठगी कर डाली? इसे देखकर धोखा तो आप भी खा गए होंगे। लगा होगा कि ये कोई बड़ा अफसर है जो देश की सुरक्षा का जिम्मा उठा रहा है, लेकिन खबरदार, ये एक नंबर का फ्रॉड है। नाम अरविंद पांडे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे। बदन पर नकली फर्जी वर्दी पहनकर ये जो आप वर्दी देख रहे हैं, ये जो सितारे देख रहे हैं आप, ये देश की रक्षा के लिए। देश के 5 राज्यों तक सेना में नौकरी का झांसा ये देने लगा। आज बात करते हैं कि किस तरह से हमें भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स में जॉब मिलेगी। वीडियो ही ये गच्चेबाज ऐसा बनाता जिसमें राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का फर्जी इस्तेमाल करता और लिख देता मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसके जाल में फंसकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा तक के नौजवान नौकरी का सपना लेकर इसके जाल में फंसते जाते, जिन्हें गच्चा देकर भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स में नौकरी देने के नाम पर फंसाता, फर्जी ट्रेनिंग सेंटर तक लाता, जो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में चलाया गया। इसी फर्जी ट्रेनिंग सेंटर के वीडियो यूट्यूब पर डालकर ये और भी युवाओं को सेना और पुलिस में नौकरी देने के नाम पर जालसाजी करता रहा, जिसका वीडियो देखकर एक बार कोई भी सोचने लगे क्या वाकई सेना और पुलिस में भर्ती करा दी जा रही है। आपसे हम ट्रेनिंग के लिए 1,51,000 रुपए जमा कराएंगे और जब तक आप भारतीय सेना या स्टेट पुलिस में सम्मिलित नहीं हो जाएंगे, चाहे कितना भी समय हो, तब तक हम आपको फ्री ट्रेनिंग, रहना, खाना और कपड़े, मेडिसिन आदि सब कुछ फ्री देंगे। हम 100% आपको ज्वाइनिंग करा के देंगे। अगर किसी कारणवश आपकी एज निकल जाती है और भर्ती नहीं आती है, तो हम आपको 110% भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स में जवाब देंगे। जो आजकल आज आप ये वर्दी देख रहे हैं, आप इसमें जॉब करेंगे। अरविंद पांडे नाम का ये जालसाज कितना बड़ा फ्रॉडिया था कि चिड़ीमार गन से ट्रेनिंग का वीडियो डालकर दावा करता था कि ये सबको कमांडो बनवा देगा। ये वीडियो इसके ऐसे ही फर्जी ट्रेनिंग के दौरान के हैं। दावा कि अरविंद पांडे ने फर्जी ट्रेनिंग सेंटर से नकली नौकरी दिलाने के नाम पर 18 करोड़ रुपए तक ठगा है, जिसका खुलासा इसके जाल में फंसकर तेलंगाना के ठगी पीड़ित की शिकायत के बाद हुआ है। अब ये जालसाज अरविंद पांडे और इसके साथ
शामिल सुमित्रा को मैनपुरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके द्वारा वर्दी पहनना, इनके द्वारा आई कार्ड का यूज करना, इनके द्वारा यूट्यूब का ये करना और प्लस जितने भी आपके लेटर्स वगैरह ये इस तरह अपने प्रोजेक्ट करते थे कि इसकी ट्रेनिंग प्री ट्रेनिंग है, बिफोर जैसे ट्रेनिंग किसी सरकारी नौकरी की होती है, जहाँ से ये करने के बाद आपकी नौकरी लगभग पक्की है। और अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करता था कि जैसे ये कैप्टन है। तो जो अभ्यर्थी थे जो प्रशिक्षण लेने के उद्देश्य से इनके पास छात्र जो भी छात्राएं आते थे, तो उन्हें यही लगता था कि ये बिल्कुल एक व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए सक्षम है। दावा है कि जिस तरह का नकली ट्रेनिंग सेंटर बनाकर सेना पुलिस में नौकरी के नाम पर 2-2, 3-3 लाख रुपए लेकर युवाओं को गार्ड तक की नौकरी अरविंद पांडे नहीं दिला पाता था, ऐसा फर्जीवाड़ा देश में कई और जगह भी चल रहा है। आज तक खबरदार करता है कि हर राज्य में चलते ऐसे फर्जी सैन्य ट्रेनिंग सेंटर की जांच हो, ताकि युवाओं को नौकरी के नाम पर ठगी का खेल बंद किया जाए। आपने फिल्मों में यह डायलॉग सुना होगा कि तुम्हारा बच्चा हमारे कब्जे में है, अगर इतना पैसा नहीं दिया तो फिर सोच लेना क्या होगा। लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में तो आरोप ये लग रहा है कि रिश्वतखोर अधिकारियों ने कहा कि तुम्हारा घर हमारे कब्जे में है, अगर घूस का 15 लाख रुपया और नहीं दिया तो तुम्हारा घर गिरा दिया जाएगा। जी, दावा है कि इसके बाद एक डॉक्टर का ही 3 मंजिला निर्माणाधीन घर नगर निगम वालों ने विस्फोटक लगाकर गिरा दिया, जहां अब जांच कराई जा रही है। क्या रिश्वत नहीं मिलेगी तो अब सरकारी कर्मचारी घर ही उड़ा देंगे? क्या 15 लाख की घूस के लिए अब सरकारी विभाग आकर जनता का पूरा घर गिरा देंगे? विस्फोटक से घर गिराने के बाद उठे धूल के गुबार में आज हम उन सवाल को गुम नहीं होने देंगे जो इस वक्त देश में हर उस शख्स के दिमाग में आ रहा है जिसने भी ये खबर देखी या सुनी। ये खबर मध्य प्रदेश के इंदौर की है, जहां डॉक्टर इजहार मुंशी नाम के शख्स ने साल 2020 में इंदौर विकास प्राधिकरण से 1000 वर्ग फीट का प्लॉट खरीदा और घर बनवाना शुरू किया। 3 मंजिल घर बनने के बाद इंदौर नगर निगम के कुछ अधिकारियों ने यहाँ नोटिस भेजा। इंदौर नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि घर नाले से 9 मीटर दूर होना चाहिए था। डॉक्टर इजहार मुंशी, जिनका ये घर, उनके मुताबिक इंदौर नगर निगम के अधिकारियों ने पहले 5 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर लिए और फिर आरोप है 15 लाख रुपए की और भी रिश्वत मांगी जा रही थी। लेकिन जब डॉक्टर मुंशी ने दावा है इंदौर नगर निगम के घूसखोर अफसरों को 15 लाख रुपए देने से इनकार किया, तो पूरी इमारत को अवैध बताकर यूं तोड़ दिया गया। और ये वीडियो उसी वक्त का है जब इंदौर में आरोप है रिश्वत के 15 लाख रुपए न मिलने पर विस्फोट करके डॉक्टर मुंशी के पूरे घर को ढहा दिया जाता है। रिश्वतखोर अधिकारी क्या इस कदर बेखौफ हो चुके हैं कि वो घूस ना मिले तो पूरा घर अवैध बताकर उड़ा देंगे? खबरदार करते इस सवाल पर इंदौर के महापौर मानते हैं कि मकान को गिराने का तरीका गलत है और ये करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। वो मकान जिस तरीके से टूटा है, इस पर कई सारे प्रश्न चिन्ह हैं। इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करने वाले हैं और हम जरूर जांच भी करेंगे और उसको जांच अधिकारियों को रेफर भी करेंगे। लेकिन जिन परिस्थितियों में वो मकान टूटा है, जिस तरीके से नियमों का पालन कर किसी मकान को तोड़ने की कार्रवाई करनी थी, प्रथम दृष्टया वो नहीं दिखती है। और वो मकान बना कैसे? अगर वहाँ के BOBI समय पे कार्रवाई करते तो इतना बड़ा मकान भी नहीं बनता। तो इन सब परिस्थितियों में संबंधित अधिकारियों पर हम कार्रवाई करेंगे। सवाल ये भी है कि जब कोई घर 2-2, 3-3 साल से बन रहा था, तभी क्यों नहीं इसमें आपत्ति लगाकर निर्माण रोका गया? क्या इसकी वजह भी घूसखोरी होती है? IDA का प्लॉट लिया एक आम आदमी ने और IDA के प्लॉट पे नक्शा पास कराया। नक्शे के विपरीत अगर कुछ बनाया था तो उतना तोड़ना था। पूरा मकान कैसे टूटा इसकी मैं जांच कराऊंगा। जांच ही ना हो बल्कि उन्हीं घूसखोर अधिकारियों से इस घर को लेकर हुए नुकसान की भरपाई कराई जाए और रिश्वतखोरों को जेल भेजा जाए। आज तक खबरदार करता है तो सरकार को सुनना पड़ता है। ब्रेकिंग न्यूज के साथ बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें। आज तक पर बेटियों के लिए खरीदी गई करोड़ों की स्कूटी कबाड़ होने की खबर दिखाए जाने के बाद 24 घंटे से कम वक्त में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस मामले में बैठक बुलाई। सीएम ने अधिकारियों को आदेश दिया कि तत्काल जो स्कूटी 3 साल से बिना बंटे खड़ी है
उसे छात्राओं को देने का इंतजाम किया जाए। आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद ही अब मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि 150 करोड़ से ज्यादा की कीमत की टॉपर बेटियों वाली स्कूटी अब 2 महीने में आवंटित कर दी जाए, बांट दी जाएगी। आज तक ने किया खबरदार तो 150 करोड़ से ज्यादा की स्कूटी पर जागी राजस्थान सरकार। मेधावी बेटियों को स्कूल कॉलेज जाने के लिए सरकार ने स्कूटी देने की योजना बनाई, लेकिन सियासत की भेंट चढ़ी इस योजना की 18,000 स्कूटियां 2-3 साल से कबाड़ हो रही हैं। आज तक ने किया खबरदार तो अब 2 महीने में टॉपर बेटियों की स्कूटी बांटेगी सरकार। सियासत के शिकार हुई बेटियों की ये सियासत की भेंट चढ़ी स्कूटियां हैं जो पिछले 3-4 सालों से कबाड़ हो रही हैं। मेधावी छात्राएं इस उम्मीद में अच्छे नंबर लेकर आई थी कि स्कूटी मिलेगी तो इससे चढ़कर स्कूल जाएंगे, कॉलेज पहुंच गई, मगर ये स्कूटी मिली नहीं क्योंकि इसे लेकर सियासत हो रही है। आज तक की 3 जून को दिखाई रिपोर्ट का असर है कि तुरंत राजस्थान की भजनलाल सरकार की नींद टूट गई। आज तक पर खबरदार करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को फटकार लगाई कि आखिर क्यों 2 साल पहले की छात्राओं को स्कूटी नहीं मिल रही। टीवीएस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को भी राजस्थान सरकार के उस शिक्षा विभाग ने बुलाया और कहा कि 2 महीने के अंदर सभी रखी हुई स्कूटी को ठीक करा के छात्राओं को बांटा जाए। जो स्कूटी ठीक नहीं हो सकती उनके बदले या तो सरकार नई स्कूटी खरीद कर देगी या फिर डीबीटी वाउचर के जरिए उनके अकाउंट में पैसा दिया जाएगा। वेंडर को हमने ये कहा है कि आप आगामी 2 महीने में इनको वर्तमान जो चालू कंडीशन है, इनके जो पार्ट्स हैं, जो बैटरियां हैं, जो इंश्योरेंस है, वो बिल्कुल अपडेट करा के हमें सूची दें ताकि उनका वितरण आप बच्चियों को करके हमें बताएं और बच्चियों का जो स्कूटी वितरण का जो एक तरीके से इंतजार कर रही हैं वो भी खत्म हो और ये जो है इसके समस्या का समाधान हो सके। इस बीच राजस्थान हाई कोर्ट में भी स्कूटियां नहीं बांटने का मामला दर्ज हो गया है। हाई कोर्ट में इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होनी है। आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद सरकार जागी है और तय किया गया है कि बर्बाद हो रही इन स्कूटियों को ठीक करा के अगले 2 महीने के अंदर इन्हें मेधावी छात्राओं को बांट दिया जाएगा। मगर सवाल उठता है कि गहलोत सरकार के कौन से अफसर की लापरवाही की वजह से ये स्कूटियां इस तरह से बर्बाद हुई हैं और भजनलाल सरकार में किस अफसर की गलती की वजह से 1.5 साल से स्कूटियां बर्बाद हो रही थीं। उन अफसरों को क्या सजा दी जाएगी। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। क्या कल आरबीआई जनता को ईएमआई पर और राहत दे सकता है? लेकिन सवाल तो ये है कि आरबीआई ने राहत दे भी दी तो बैंक क्या वही लाभ जनता को तुरंत देंगे? क्योंकि जितना फायदा बैंक वाले आरबीआई से ब्याज दर घटने पर पा रहे हैं, उतना फायदा वही बैंक फिर अपने उपभोक्ता यानी आपको तुरंत नहीं दे रहे हैं। 2 बार में आरबीआई ने अगर ब्याज दर 0.5% तक कम की है तो सरकारी बैंकों ने होम लोन की ब्याज दर में तो आधी राहत ही दी, यानी 0.25% तक कटौती। लेकिन गाड़ी के लोन पर सरकारी बैंक ने कोई ब्याज दर कम नहीं की। वहीं प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो जो बड़े बैंक हैं उन्होंने आरबीआई से ब्याज दरों में राहत के बावजूद उपभोक्ता को न तो कोई होम लोन की ईएमआई पर राहत दी, न ही गाड़ी के लोन पर राहत दी। आने वाले दिनों में क्या अब बैंक वाले उपभोक्ता को आगे राहत देंगे? जबकि अब फिर से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हो रही है। एक्सपर्ट्स के अनुसार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस बार भी रेपो रेट में 0.25% कटौती कर सकती है। लेकिन ये कटौती का फायदा जनता को तो तब होगा जब सरकारी प्राइवेट बैंक भी तुरंत राहत दें, न कि वो अपना फायदा कमाते रहें। तो फिर खबरदार करता सवाल है कि तुरंत बैंक पहले ब्याज दर क्यों नहीं घटाते जब आरबीआई घटा देता है।